आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग 10th का 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। उसका नाम है क्या? भारत में राष्ट्रवाद। उस चैप्टर का नाम है क्या? भारत में राष्ट्रवाद। ये 10th का आपका 3rd चैप्टर है ना? इतिहास का 3rd चैप्टर है 10th का, भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में जो आप देख रहे हैं, ये फिगर्स जो देख रहे हैं आप, ये भगत सिंह है, ये राजगुरु हैं, ये आपके सुखदेव हुए। हाँ, ये इन लोगों के बलिदानों के बारे में, इन लोगों के योगदानों के बारे में ही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। यहाँ देखिए, ये महात्मा गांधी हैं। इस चैप्टर में हमको हम लोगों को इन्हीं के योगदानों के बारे में पढ़ना है। ज़्यादातर इस चैप्टर में हम लोग गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, उनमें बहुत सारा आता है। असहयोग आएगा, सत्याग्रह आंदोलन आएगा, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा। वो अलग अलग तरीके, अलग अलग टॉपिक्स में जो है वो आएगा। और इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे, एकदम छोटे छोटे एपिसोड्स में जो है सो इस चैप्टर को समझेंगे, ताकि ये चैप्टर आगे चल के ज़्यादा बोरिंग भी हमको देखने में ना लगे, ज़्यादा बोरिंग भी सुनने में ना लगे। इसलिए छोटे छोटे 20-20 मिनट के एपिसोड्स में जो है हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं पहला चैप्टर के पहले भाग में कि राष्ट्रवाद असल में होता क्या है। भारत में राष्ट्रवाद, देखो, कोई चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर के बारे में जानना जरूरी होता है। तो भारत में राष्ट्रवाद होता है क्या? तो भारत में राष्ट्रवाद यह है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ना है। उससे पहले हमको एक चीज और समझना जरूरी है कि राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्र और देश में क्या अंतर है। एक देश के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए बनने के लिए, देश बनने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, सबसे पहले जो है सो हम उसी के बारे में पहले एक बार देखते हैं कि देश बनने के लिए आपको चाहिए क्या क्या चीज, है ना। देश बनने के लिए हमको क्या क्या चीजों का जरूरत है। सबसे पहला जो हमारा जरूरत है वो है एक राज्य बनने के लिए। हाँ, संवैधानिक भाषा में देश को राज्य ही कहा जाता है ना। तो राज्य बनने के लिए हमको क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए ताकि हम एक राज्य कह सकें, है ना। एक राज्य मतलब कि राज्य बनने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए ताकि उस जगह को, उस पार्टिकुलर जगह को हम क्या कह सकें, राज्य कह सकें। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि उस देश के पास कोई ना कोई अपना एक जनसंख्या होना चाहिए। उस देश के पास कोई ना कोई जनसंख्या होना चाहिए, बोले तो पॉपुलेशन। हाँ, उसके पास अपना कोई ना कोई पॉपुलेशन होना चाहिए। उसके बाद उस देश के पास एक सीमा होनी चाहिए। उस देश की कोई ना कोई एक सीमा तो होनी चाहिए ना। कहे कि बिना सीमा का तो हम कह नहीं सकते कि कितना बड़ा देश है ना। तो उस देश के पास कोई ना कोई अपना एक बाउंड्री होना चाहिए, है ना। उसके बाद उस देश का कोई ना कोई सरकार होना चाहिए, क्योंकि बिना सरकार का कोई भी देश चल नहीं सकता। बिना गार्जियन का घर नहीं चल सकता है जैसे, उसी तरह बिना सरकार का देश नहीं चल सकता है। तो उसके पास एक सरकार भी होनी चाहिए। वो सरकार कोई भी हो सकती है, हाँ, लेकिन ज़्यादातर बेहतर है कि वो लोकतांत्रिक सरकार हो तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, तो उसके पास कोई ना कोई सरकार भी होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक देश बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है एक राज्य बनने के लिए कि वह संप्रभु होना चाहिए। वो संप्रभु होना चाहिए, मतलब सवर्ण होना चाहिए। वो सवर्ण होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे ये तीनों चीज तो आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या क्या है, सरकार क्या है, सीमा क्या है, समझ सकते हैं। लेकिन संप्रभुता क्या होता है, सवर्निटी, ये होता क्या है? सवर्निटी का मतलब हुआ आपका कि कोई भी बाहरी जो उस देश का नागरिक नहीं है, तो कोई भी बाहरी आदमी उस देश के सरकार में ना हो, यही है आपका संप्रभुता। यही इसी को कहते हैं सवर्निटी। आज़ादी से पहले 1947 से पहले भारत एक पूरा का पूरा अखंड देश नहीं कहा जा सकता था। क्यों? क्योंकि सबसे पहला दिक्कत यह था कि भारत किसी एक बाहरी देश का उपनिवेश था। भारत पूरी तरह संप्रभु देश नहीं था, वो किसी न किसी देश का उपनिवेश था। किसका था सो हम लोगों को पता है, ब्रिटेन का था। हाँ, वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। इंग्लैंड के द्वारा ही भारत पे शासन किया जा रहा था, तो वो इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो भारत पहले संप्रभु राज्य नहीं था। संप्रभु राज्य भारत कब हुआ? हाँ, भारत संप्रभु राज्य कब हुआ, इसी चीज के बारे में, यही जो प्रोसेस, संप्रभुता का जो प्रोसेस है, आजादी का जो प्रोसेस है, इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है। तो भारत संप्रभु राज्य कब हुआ? भारत संप्रभु राज्य हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद।
15 अगस्त 1947 के बाद जो है सो भारत हमारा संप्रभु राज्य हो गया। कितना? 15 अगस्त 1947 के बाद भारत एक सवर्न स्टेट हो गया। क्या है कि भारत पूरी तरह आजाद हो चुका था। मतलब इसका जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, जो इसके राज्य का मुखिया जो होगा वो भारत का ही होगा। जो इस राज्य का मुखिया होगा वो भारत का ही होगा और इसीलिए भारत एक संप्रभु राज्य हो गया, है ना। अब चलते हैं फिर से चैप्टर कि राष्ट्रवाद क्या होता है। उस चैप्टर पर हम फिर से चलते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। इसके बारे में जो है सो हम थोड़ा अच्छे से जानेंगे, है ना, कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, राष्ट्रवाद का अर्थ है क्या असल में। तो देखिए, देश जो होता है ना उसके पास पार्टिकुलर सीमा होता है ना, एक देश के पास, लेकिन उसका एक वो देश को हम किसी को अखंड राष्ट्र नहीं कह सकते। जरूरी नहीं कि हर देश एक अखंड राष्ट्र ही हो। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल जो है सो हम लोग जब यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तब उसमें ज़्यादा पता चलेगा कि एक ही देश में कई राजाओं का राज हुआ करता था। जैसे इटली में जो है सो अलग हैब्सबर्ग एम्पायर था, अलग अलग एम्पायर मिलके जो है सो राज कर रहा था। क्या है तो देश इटली, लेकिन वहाँ अलग अलग राजा अलग अलग क्षेत्र में राज कर रहे हैं, है ना। तो वो एक क्या कहते हैं, राष्ट्र नहीं हुआ। राष्ट्र का मतलब हुआ कि एक ऐसा देश, ऐसा सीमा जिसकी भावनाएं, जिनके लोगों की भावनाएं उस देश के साथ एक समान रूप से जुड़ी हुई हो, पूरे बराबर रूप से जुड़ी हुई हो, देन उसको कह सकते हैं हम कि वह एक राष्ट्र है। उसमें उस देश के लोगों के अंदर उस देश के प्रति योगदान होना चाहिए, उस देश के प्रति एक फीलिंग होनी चाहिए, है ना, देशभक्ति की फीलिंग होनी चाहिए, एक डिवोशन होना चाहिए, तब जाके एक राष्ट्र बनता है। उसी तरह यहाँ भी लिखा हुआ है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। मतलब कि अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, चाहे आप किसी भी जाति के हों, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, चाहे आप किसी भी स्थान से बिलोंग क्यों ना कर रहे हों, अगर आप उस देश में हैं, अगर उस देश के नागरिक हैं, तो आपकी सबसे पहला जो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, है ना, वो आपका देश होना चाहिए, है ना। माँ से बड़ी मातृभूमि होनी चाहिए। इस तरीके का जब फीलिंग आपके अंदर रहेगा तब जाके जो है सो आप एक राष्ट्रवादी कहलाएंगे, है ना, तब जाके आप राष्ट्रवादी कहलाएंगे। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि यह लोग एक समान ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं। हाँ, आप अभी हम बताएं कि जरूरी नहीं है कि आप एक ही भाषा के होंगे तो एक देश को सपोर्ट करेंगे, नहीं, आप उस देश के सीमा में हैं, अगर चाहे कोई भी भाषा के हो, किसी भी धर्म के हो। हाँ, वही यहाँ भी लिखा है कि विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं। जैसे भारत एक ऐसा देश है जहाँ विविधता में एकता पाया जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ आप सारे मौसम का मजे से ले सकते हो। यहाँ भारत में बीच भी है एक तरफ, तो एक तरफ पहाड़ भी है। यहाँ का संस्कृति, आप स्टेट बाय स्टेट अलग अलग चलते चले जाओ, हर राज्य दर राज्य जो है सो हमारा संस्कृति बदलता है, हमारा भाषा बदलता है ना, तो पहनावा बदलता है, बोली बदलती है। तो लेकिन अगर सबका एक फीलिंग पूछा जाए तो कहाँ आता है, सब कहता है कि हम एक भारतीय हैं। इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। सिंपल समझिए इसको कि राष्ट्रवाद क्या हुआ, अपने राष्ट्र के प्रति भावना, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण, इसको कहते हैं हम राष्ट्रवाद, है ना। ये जितने भी लोगों के बारे में हम सुनते हैं, जानते हैं, ये सब एक राष्ट्रवादी ही थे, जिन्होंने अपने घर से ज़्यादा, अपने परिवार से ज़्यादा, अपने रिश्तेदार से ज़्यादा अहमियत किसको दिया, अपने देश को दिया। और उन्हीं के बलिदानों के बदौलत, उन्हीं के योगदानों के बदौलत आज हम एक आज़ाद भारत में जी रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा रोल जो है सो हमारे पूर्वजों का है, जिन्होंने हमको एक आज़ाद भारत लाके दिया, एक अखंड भारत लाके दिया, अपना बलिदान देके, अपना पूरा का पूरा जीवन समर्पित करके देश के प्रति। तो हम लोग का भी ये फर्ज बनता है कि उनके द्वारा दिए गए जो विरासत है उसको उसी तरीके से हम बचा के अपने आने वाले पीढ़ी को दें, है ना, उसी तरीके से बचा के हम अपने आने वाले पीढ़ी को दें। ये हमारा कर्तव्य है, समझ रहे हो, ये हमारा कर्तव्य है।
अब चलते हैं इससे आगे कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारण क्या क्या है ना। कोई ना कोई कारण आता है ना, किसी से अगर कोई फीलिंग आता है हमको किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ के बारे में कोई भी भावना आती है तो कोई ना कोई कारण तो होता होगा उसका, बिना कारण का तो कोई भावना आएगा नहीं, है ना। माँ से हमको प्यार है, क्यों? क्योंकि माँ हमको बचपन से पाली है, माँ हमको पैदा की है, तो माँ से हमको प्यार होता है। पिताजी से उसी तरह प्यार होता है, क्या कि उनके गोद में खेले होते हैं हम, हाँ। तो उसी तरह उनके प्रति मेरा प्रेम का भावना है, क्या कि बचपन मेरा पूरा बीता उनमें, है ना। उसी तरह हमारे देश के प्रति भी जो है सो कैसा, मतलब कि जो भावना है वो कहाँ से आया, ये भी तो देखना है ना कि वो आया कहाँ से। तो सबसे पहले है भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला है साहित्य, लोक कथा, गीत, चित्र, इस सब के माध्यम से जो है सो राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। इसी सब के माध्यम से जो है सो राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ था। मतलब ये कि जो नोवेल्स हम पढ़ते हैं तो वो बैक हिस्ट्री के होते हैं नोवेल्स, हाँ, वो पास्ट में होता है कि हाँ उसी को पढ़ पढ़ के हम लोग सीखते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था। हाँ, जब हम अपने देश के बारे में जानते हैं, पहले हम लोग कहते थे अपने आप को कि हमारा देश सोने के चिड़िया हुआ करता था, सोना का चिड़िया हुआ करता, तो सोने की चिड़िया जब हमारे अंदर आया वो फीलिंग कि पहले मेरा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, अब कैसा है हमारा देश, हाँ। तो जब ये फीलिंग आता है, वो आता कहाँ से है, तो वो साहित्य पढ़ के आता है। चाहे कोई पूर्वज हमको कुछ किस्सा सुनाते हैं, कोई हमारे जैसे बूढ़ी दादी होती है घर पे, वो किस्सा सुनाती है कि बउआ रे अंग्रेज सब ऐसा हुआ करता था, बउआ रे अंग्रेज सब वैसा हुआ करता था, अंग्रेज सब बहुत अत्याचार किया था। भाई हम लोग तो पैदा हुए नहीं थे उस समय, है ना। तो फिर जानेंगे कहाँ से, तो इसी सब चीज़ के माध्यम से जानेंगे। चाहे गीत के माध्यम से जानते हैं, एक जब सॉन्ग बजता है, आप कोई भी बॉलीवुड का कोई भी गाना सुन लीजिए, कोई भी भोजपुरी गाना सुन लो, कुछ भी सुन लो, लेकिन जितना मजा, जितना क्या कहते हैं उसको सुकून आपको एक राष्ट्रीय गीत सुनने में मिलेगा, उतना सुकून दुनिया के कोई भी गाना सुनने में आपको नहीं मिलेगा, है ना। जब राष्ट्रीय गीत हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अलग सा भावना आ जाता है, एक अलग इमोशन आ जाता है अपने देश के प्रति, है ना। वही चीज़ उससे जो है सो हमको पता चलता है कि हाँ हमारे अंदर ये क्या कहते हैं, हम एक राष्ट्रवादी बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यही सब सुन के उसके बाद चित्र। देखिए होता क्या था कि पहले भारत में जो है सो बहुत सारे जो है सो लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो जब पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको कैसे समझाया जाए किसी चीज़ के बारे में, उससे आगे हम लोग चलेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, हाँ, कि कैसे समझाया जाए। तो उन लोगों को समझाया जाता था नाटक करके, गीत सुना के, कविता सुना के, हाँ। कोई जो पढ़ा लिखा आदमी होता था वो जोर जोर से न्यूज़पेपर सब पढ़ता था ताकि बाद के लोग जो नहीं पढ़े लिखे वो भी सुने इसकी चीज़ के, और वो भी इस आंदोलन में जो भी देश की आज़ादी के लिए जो भी कुछ हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करे, है ना। उसके बाद लोक कथा के द्वारा जो है सो हम लोग राष्ट्रीय पहचान आता है। उसके बाद किसी भी चिन्ह और प्रतीक के प्रति, आप हिंदू हैं तो अपना जय श्री राम वाला झंडा लगा लीजिए, मुस्लिम है अपना वो स्टार मून वाला झंडा लगा सकते हैं आप, है ना। ईसाई हैं अपना अलग झंडा लगा लीजिए, बौद्ध है अपना अलग झंडा लगा लीजिए, लेकिन एक झंडा ऐसा है भारत में जो सभी समुदायों को, सभी धर्मों को, सभी भाषा बोलने वाले लोगों को, सभी जातियों को एक छतरी के नीचे लाके खड़ा कर देता है, और वो है हमारा कौन सा झंडा, हमारा तिरंगा झंडा, जो ऊपर से केसरिया, बीच में उजला, उससे नीचे हरा है, और बीच में जो नीला चक्र है, हाँ, जो हमको 24 घंटा आगे की तरफ बढ़ने के लिए जो है सो प्रेरित करती है, हाँ। वो उस छतरी के नीचे, उस झंडे के नीचे जो है सो पूरा देश आके अपना समर्पण कर देता है। पूरा देश जब वो झंडा फहराता रहता है और नीचे राष्ट्रगान बजता रहता है तो हम लोग का जो है सो गूंज बम्स होता रहता है। क्यों? क्योंकि हम देश की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, है ना, हम देश की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है इतिहास की पुनर्व्याख्या। सिंपल सा बात यह है कि जब तक आप अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, है ना, आप अपना भविष्य कतई नहीं बना सकते। आपको अगर अपना भविष्य बनाना है तो अपने इतिहास को याद रखना होगा। इसी तरह अगर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है तो पहले भारत जैसा था उसको याद करना होगा। तो कब याद होगा? जब हम फिर से हिस्ट्री में जाएंगे तब, है ना। और हिस्ट्री में जाने का तरीका क्या क्या है जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यही सब हिस्ट्री में जाने का तरीका है। क्या कि फिर से मुड़ के तो नहीं जा सकते, सुन के जा सकते हैं किसी न किसी चीज़ से, चाहे पढ़ के जा सकते हैं हिस्ट्री की तरफ, है ना। अब जा तो नहीं सकते, हम लोग के पास तो वो टाइम मशीन है नहीं कि सीधे सीधे पीछे कर लेंगे,
पहुंच जाएंगे सीधे 1947 में, और क्या कहते हैं उसको फिर से जो है सो लॉर्ड कॉर्नवालिस का, वॉरेन हेस्टिंग्स का ठोठरी दबा देंगे, है ना। ऐसा तो कर नहीं सकते। तो हम लोग के हाथ में क्या है कि अब जो हमारे पास भारत है उसको आगे बढ़ाएं, हाँ, विथ हिस्ट्री, अपने इतिहास के साथ, है ना। क्या है कि हम लोग का जब सिंपल सा फंडा है, हम लोग के गांव में कहा जाता है कि हमको अपनी संस्कृति कभी नहीं भूलना चाहिए, हमको अपनी जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए, है ना। तो जो जड़ है हमारा उसको हमको कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब होगा आपका चैप्टर शुरू। ये तो शुरुआत का था, अब होगा आपका चैप्टर शुरू कुछ इस तरीके से। ये हुआ आपका चैप्टर शुरू। सबसे पहला है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन, इसके बारे में जो है सो हमको पढ़ना है। समझ रहे हो? अगर आपको फिर से स्क्रीनशॉट मारना है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, नहीं तो फिर से हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, हम लोग को थोड़ा सा अगर याद हो तो नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर जो हम लोग 9th में पढ़े थे, उसमें प्रथम विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा दिया हुआ है कि मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के बीच में जो है सो लड़ाई हुआ था। एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच में लड़ाई हुई थी। हाँ, वो दोनों पावर्स जो थे सो यूरोपियन कंट्रीज थे, दोनों पावर्स यूरोपियन कंट्रीज थे। अब दिक्कत ये है कि अब हम ये सोचेंगे कि भाई हुआ था झगड़ा यूरोप में, अब पढ़ना पड़ रहा है हमको इंडिया में, ऊपर से आता है इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का। तो भारत को क्या लेना देना था इससे? सिंपल बात है कि भारत को इससे लेना देना था क्या? लेना देना बहुत था, क्योंकि अभी हमको पता है कि भारत जो है, अभी हम बात किए इसके बारे में कि भारत जो है सो इंग्लैंड का उपनिवेश था और इंग्लैंड डायरेक्टली उस विश्व युद्ध में इन्वॉल्व था। इंग्लैंड डायरेक्टली उस विश्व युद्ध में इन्वॉल्व था। इसका मतलब कि भारत को उससे पूरा लेना देना है ना, भारत को उससे पूरा लेना देना है। तो यह है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियां। अब देखिए, भारत पर तो प्रभाव पड़वे करेगा, क्या है कि इंग्लैंड जो आया था यहाँ राज करने, वो राज क्या करने आया था? ऐसा तो नहीं था कि सब गवर्नर लड़ा के उसके यहाँ बिछौना नहीं था, यहाँ बिछौना आके सोने आता है। बिछौना तो उसके यहाँ भी था, हाँ, तकिया चादर एकदम हमसे उस समय उनके हिसाब से हमसे ज़्यादा डेवलप्ड थे वो, उनके हिसाब से वैसे थे नहीं, है ना। लेकिन कहने को आप थुथराई का तो कोई जवाब ही नहीं है, तो चलो मान लेते हैं कि हमसे ज़्यादा डेवलप्ड थे, तो अपने यहाँ रहते, हमारे यहाँ आया क्या है? इसका मतलब कि हम ज़्यादा डेवलप्ड थे, है ना। तो आए थे हम लोग को लूटने, संसाधनों को लूटने। हाँ, हमारे यहाँ जो भी संसाधन पाया जाता है, क्या कि हमको पता है कि दुनिया में जितना भी रिसोर्सेज है ना, उसका सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है सो हमको क्या कहते हैं उसको, उसका सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है सो भारत में मिलता है। चाहे जो भी रिसोर्स है हमारे पास, मसाला सबसे बेस्ट, लोहा सबसे बेस्ट, चाय पत्ती सबसे बेस्ट, सब चीज़ बेस्ट, आदमी भी बेस्ट, है ना। यहाँ का आदमी भी बेस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो यहाँ के, भले ही वो अपने नाम पे हर रिसर्च का पेटेंट करवा लिया, वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ भी बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, जैसे जीरो दिया आर्यभट्ट ने, है ना। तो इसी तरह बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो यहाँ से हुए, है ना। तो जब अगले एपिसोड में हम आएंगे तब जाके चैप्टर शुरू करेंगे पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। जैसा कि हम प्रॉमिस किए थे कि हर एपिसोड को तोड़ के पढ़ाएंगे ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। हाँ, इसलिए फिर ये 20 मिनट का एपिसोड हुआ, फिर अगला एपिसोड जो आएगा वो भी 20 मिनट का एपिसोड होगा, ताकि थोड़ा ही पढ़ें, हाँ, लेकिन बारीकी से समझे हर चीज़ को, है ना। और होता क्या है कि लंबा पढ़ने में आदमी कभी कभी बोर होता है, इसलिए छोटा एपिसोड में जो है सो हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। तो अब जब अगले एपिसोड में आएंगे तब इस टॉपिक पर जो है सो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अभी तक जो पढ़े हैं आप उसको फिर से समझिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।